नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपनी वीडियो पिछला जो टॉपिक था उससे अगले वाले टॉपिक की होगी और टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता क्लियर किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वैदिक सभ्यता, तो इसका भी उसी प्रकार से एक एक करके क्लियर करते हैं। कुछ चीज़ें तो दोनों में कंपेयर करने की है और उसी के हिसाब से दोनों के क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो हम इसकी यदि बात करें तो सबसे पहले इसको बनाने वाले आर्य लोगों ने वैदिक सभ्यता बनाई थी और द्रविड़ लोगों ने सिंधु सभ्यता, जो इससे प्राचीन है। सिंधु सभ्यता इससे पहले वाली है, वो द्रविड़ लोगों के द्वारा, जो भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित माने गए, उनके द्वारा बनाई गई थी। ये आर्य लोगों के द्वारा, और यूरोपियन लोगों को भी इसी प्रजाति से संबंध माना जाता है। उनका भी, जो हिटलर है वो भी अपने आप को आर्य जाति का ही बोलता था। तो अब आर्य लोगों के द्वारा वैदिक सभ्यता बनाई गई है। तो देखो, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, ठीक है। तो ये जाति के रूप में बताया गया ज्यादातर आर्य, श्रेष्ठ, उत्तम, पर वास्तव में आर्य एक भाषा समूह था, ठीक है। आर्य एक भाषा समूह था वास्तव में। वैसे एक जाति के रूप में इसको ज्यादा इतिहास में बताया गया, पर ये एक भाषा समूह था। और आर्य लोग भारत आए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर जो सभ्यता बनाई थी उसको वैदिक सभ्यता बोला जाता है। तो देखो, बनाने वाले सबसे पहले आर्य हो गए, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, भाषा समूह एक, ये भी याद रखना है। दूसरी चीज, अब आर्य लोगों की भाषा, तो इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत, ठीक है। संस्कृत इनकी लैंग्वेज थी, जो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो हमारे वेद है वो संस्कृत में ही लिखे हुए हैं, और वेद इन आर्यों के द्वारा ही इस समय पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो संस्कृत लैंग्वेज है, आर्यों के द्वारा इस्तेमाल की गई है। सिंधु सभ्यता की लैंग्वेज का अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी उस लिपि को पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है, पर इसका कन्फर्म है कि संस्कृत इनकी लैंग्वेज है। दूसरा बड़ा अंतर है दोनों सभ्यताओं में, ये सभ्यता आपकी ग्रामीण है, ठीक है। वो कैसी थी? वो शहरी थी, वो अर्बन थी। तो एक प्रकार से वो ज्यादा फॉरवर्ड थी इसके मुकाबले। ये ग्रामीण सभ्यता है और कबीलाई रूप है इसका। कबीले थे वास्तव में ये, जो बाहर से इंडिया में आकर बसे थे, तो इसीलिए इनका जो काम धंधा था वो भी शुरुआत में पशुपालन था, बाद में कृषि हो गया। तो देखो, ग्रामीण सभ्यता है, संस्कृत लैंग्वेज है, और आर्य लोगों के द्वारा बनाई गई है। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम। बाकी आर्य एक भाषा समूह, आर्य एक भाषा समूह है। तो देखो, दो तीन चीज तो ये क्लियर। अब इसके बाद में हम आते हैं, देखो, समय पर। उसका हमने समय का क्लियर किया। तो देखो, कार्बन 14 पद्धति से उसका समय 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, और वो कंफर्म नहीं है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, पर इसका समय फिक्स है। इसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। एक तो ये कर दिया। दूसरा, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। दो भागों में बांट दिया इसको, टोटल बोले तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व, पर दो में बांट दिया। इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, ठीक है। इसको ऋग्वैदिक काल बोला गया है क्योंकि ये ऋग्वेद जो लिखा गया है, जो सबसे पुराना वेद है, उसके समय की बात है ये। तो उसका लंपसम में समय माना गया है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, इसको ऋग्वैदिक काल बोला गया है। इसके बाद में 1000 से और 600 ईस्वी पूर्व, इसको बोला गया है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल इसको बोला गया है। तो दो भागों में बांटा गया है वैदिक सभ्यता को। शुरुआत के समय को ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व,
दूसरा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, इसको बोला गया है उत्तर वैदिक काल। ये टाइम का हो गया। अब टाइम के बाद में एक खास चीज है कि आर्य लोग भारत आए कहाँ से हैं। आने का इनका काफी बड़ा विवाद है। इस बात को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और मैं ये बता देता हूँ कि यूराल पर्वत की तलहटी से, ये ज्यादा मान्य मत है। जो ज्यादातर विद्वान है वो इसको मानते हैं कि यूराल पर्वत की तलहटी से आए हैं। कुछ मानते हैं कि तिब्बत से आए, कुछ मानते हैं कि पहले से ही इंडिया में थे ये। पर इन सबको हम नहीं पढ़ सकते, हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। जो हमारे लिए जरूरी है वो दो जरूरी है इसमें, एक तो मध्य एशिया का मत, ठीक है, सेंट्रल एशिया, एक तो मध्य एशिया वाला, दूसरा उत्तरी ध्रुव। हमारे लिए दो जरूरी है, ठीक है, मध्य एशिया और उत्तरी ध्रुव, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ पोल। तो देखो मध्य एशिया वाली जो बात बोली है, ये बोली है मैक्स मूलर ने, जर्मनी का विद्वान था, और इसने बताया कि आर्य लोग जो भारत आए हैं, जो इंडिया आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से। ये क्वेश्चन इसमें सबसे खास क्वेश्चन है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए हैं, ऐसा किस विद्वान के द्वारा बोला गया है या बताया गया है। तो मैक्स मूलर के द्वारा ये बताया गया है कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए। नॉर्थ पोल वाली जो थ्योरी है, जो उत्तरी ध्रुव वाली थ्योरी है, ये दी गई है किसके द्वारा, तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया है कि आर्य लोग भारत ये आए हैं कहाँ से, नॉर्थ पोल से। और इन्होंने जो किताब लिखी है वो है आर्कटिक होम इन दी वेदाज। इनकी एक किताब है आर्कटिक होम इन दी वेदाज, और वास्तव में जो थ्योरी ली गई है वो महाभारत से ली गई है। महाभारत में एक जगह पर प्रसंग आता है कि आर्य लोग वहां से आए हैं जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अब ये संभावना सिर्फ दो जगह बनती है, एक नॉर्थ पोल में उत्तरी ध्रुव पर, और दूसरी साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर। अब दक्षिणी ध्रुव से यहाँ पर आना ये कम संभव लगता है, तो नॉर्थ पोल से यहाँ पर आना ज़्यादा संभव लगता है। इसलिए इन्होंने ये बात बताई है कि आर्य लोग भारत उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ऐसा इन्होंने अपनी किताब आर्कटिक होम इन दी वेदाज में लिखा है। दूसरा तिलक की किताब है गीता रहस्य, जो टीका है, रीमेक है किस पर, भगवत गीता पर टीका लिखी गई है। पर यह जरूरी है इनकी आर्कटिक होम इन दी वेदाज, इसमें इन्होंने बताया कि आर्य लोग भारत उत्तरी ध्रुव से आए हैं, सेंट्रल एशिया का मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है। और तिलक का देखो ज्यादा जरूरी है मराठा न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में था, और केसरी जो मराठी में था, दो न्यूज़पेपर ज्यादा खास है। ये तो मैंने आपको इस प्रसंग के हिसाब से बताया है। तो देखो आने का हो गया सेंट्रल एशिया मैक्स मूलर के द्वारा, नॉर्थ पोल तिलक के द्वारा, लैंग्वेज होगी संस्कृत, और जो नेचर है संस्कृति का कैसा है, ग्रामीण, ये कबीलाई संस्कृति थी, और सिंधु सभ्यता शहरी है, सिंधु सभ्यता शहरी है। दूसरी चीज आर्य लोगों के द्वारा सभ्यता बनाई गई है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, और वास्तव में आर्य एक भाषा समूह है, एक भाषा समूह है। हिटलर भी अपने आप को आर्य बोलता था, और जो स्वास्तिक का चिन्ह इनके लिए पवित्र है, वो हिटलर भी उसको सबसे पवित्र और अपना चिन्ह उसी को बना रखा था उसने, ठीक है। तो ये आर्य लोगों का आने का हो गया। अब आए कहां पर, सबसे पहले आए कहां पर, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो आने का आपको हमेशा रखना है, जो कोई जमीन के रास्ते भारत आया है वो हमेशा अफगानिस्तान की साइड से ही आया है, ठीक है। अफगानिस्तान की साइड से ही, इधर नॉर्थ वेस्ट से ही एंट्री हुई है ज्यादातर। जो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान उस समय किसका हिस्सा, भारत का हिस्सा, ये दिमाग में रखना अपने बात। तो देखो ये इधर से आए अफगानिस्तान से, अब अफगानिस्तान से हम एंट्री कर देंगे पाकिस्तान में, तो हमारा जो प्रांत है कौन सा, पंजाब, ठीक है, पंजाब। अब पंजाब कितने किसके नाम पर है, 5 नदियों के नाम पर। इससे पहले जो नदी है वो कौन सी है, सिंधु, ठीक है, इससे पहले जो नदी है वो सिंधु है। तो देखो सिंधु प्लस 5 इसकी सहायक नदी प्लस सरस्वती, जो इस समय विलुप्त हो चुकी है, ऐसा माना जाता था या माना जाता है कि ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकली थी, और हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में गिरती थी। आज भी
ये माना जाता है कि घग्गर हाकड़ा जो नदी है वो इसी का अवशेष है, और अब ये विलुप्त है। राजस्थान में इसको घग्गर बोला जाता था और पाकिस्तान में इसको हाकड़ा बोला जाता था। आज भी वहां पर हाकड़ा या हाकड़ा बोला जाता है, राजस्थान में घग्गर बोला जाता है इसको। ये सरस्वती नदी के ही अवशेष हैं। तो देखो, सिंधु नदी प्लस 5 ये नदी प्लस सरस्वती, ये टोटल कितनी नदी हुई? 7। अब इन 7 नदियों के एरिया के लिए जो नाम इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है सप्त सैंधव। ठीक है, सप्त सैंधव। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में आकर सबसे पहले बसे थे आर्य लोग। बिल्कुल खास क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आर्य लोग जब शुरू में इंडिया आए थे, भारत आए थे, तो उनका निवास कौन सा क्षेत्र था? तो उनका निवास था सप्त सैंधव प्रदेश, जो वास्तव में 7 नदियों का क्षेत्र है। सिंधु, 5 उसकी सहायक नदी प्लस सरस्वती। ठीक है, सिंधु को हिरण्या भी बोलते हैं, सिंधु को हिरण्या नदी भी बोला जाता है, लिख लेना, क्लियर कर लेना। ठीक है, हिरण्या सिंधु का ही दूसरा नाम है। इसी को यूनानियों ने इंडस बोला है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया है, और इसी को अरब लोगों ने हिंदू बोला है, जिसके नाम पर हमारे धर्म का नाम हिंदू है, प्लस हमारे देश का नाम हिंदुस्तान। तो ये हिरण्या भी इसको बोला जाता है, इंडस भी इसको बोला जाता है, हिंदू भी इसको बोला जाता है, प्लस सरस्वती का मैंने घग्गर हाकड़ा बता दिया। और ये क्वेश्चन अपना पहले से क्लियर है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जो नाम आया है वो सिंधु नदी का आया है, पर सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। और खास चीज ये कि यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ऋग्वेदिक काल का बता रहा हूँ मैं, और ऋग्वेदिक का समय मैंने आपको बताया है 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक मैंने बताया आपको ऋग्वेदिक। ये शुरुआत का समय था जब वेद लिखे गए थे, शुरुआत के 3। तो यहाँ कर ये लोग बसे थे, इसको सप्त सैंधव प्रदेश बोला गया है। बाकी अगले उसमें उत्तर वैदिक काल में और आगे बढ़ गई, उसको बाद में क्लियर कराऊंगा, पहले ये क्लियर करना। तो ये ऋग्वेदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे, और सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों के नाम पर है, जिसमें 2 का क्लियर करा दिया, सिंधु सरस्वती। अब बची 5 इसकी सहायक नदी। तो देखो, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। कुछ नदियों के वैदिक कालीन नाम, वैदिक काल में उनको अलग नाम से जाना जाता था, आज के समय में उनको अलग नाम से जाना जाता है। तो उसमें सिंधु का तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सिंधु को अब सिंधु भी बोल देते हैं, बाकी इसको हिरण्या भी बोला जाता था, इंडस भी इसको बोलते हैं, और अरब लोगों ने इसको हिंदू बोला है। पर जो इसकी सहायक नदी है उनमें एक बड़ा नाम है रावी। ठीक है, रावी। और रावी को उस समय पर बोलते थे परूसनी। ठीक है, रावी को उस समय पर बोलते थे परूसनी। अब परूसनी क्यों खास है? तो एक तो ये जरूरी है कि रावी नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है। तो रावी नदी का वैदिक कालीन नाम है परूसनी। दूसरा क्वेश्चन हम क्लियर करके आए पिछले वीडियो में, दासराग युद्ध। ठीक है, दासराग युद्ध इसी नदी के किनारे हुआ था। दासराग युद्ध ये रावी नदी के, परूसनी नदी के किनारे हुआ था, जिसका जिक्र कौन से मंडल में आता है? 7वें मंडल में इसका जिक्र आता है। और दासराग युद्ध का अच्छे से क्लियर कर लेना। वास्तव में ये हुआ था किसके? एक तरफ था भरत जन से मतलब है कबीला। ठीक है, एक तरफ था भरत जन और दूसरी तरफ थे 10 जन मिलकर दूसरी तरफ थे, इसलिए इसको दासराग बोला गया है। तो दासराग युद्ध भरत जन और 10 जनों के बीच में, मतलब एक तरफ एक कबीला जिसका नाम भरत है, जिसके नाम पर यह भी बताया जाता है कि हमारे देश का नाम भारत इस जन के नाम पर है। ये भी एक विचार है। तो देखो, भरत जन एक तरफ है, 10 जन मिलकर एक तरफ है, और भरत जन का जो राजा था वो था सुदास। ठीक है, सुदास ये भरत जन का राजा था, और ये लड़ा था भरत जन की तरफ से। दूसरी तरफ 10 जन में जो मुख्य है, जो नेतृत्व किया है 10 जन में, वो कौन से जन ने किया है? पुरु ने। ठीक है, पुरु जन ने ये नेतृत्व किया इधर की तरफ, उधर एक ही था, इधर 10 थे, 10 में जो नेतृत्व जो लीड किया है वो किसने किया? पुरु ने। तो इनके बीच में दासराग युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जीता था सुदास ने। इसका वर्णन आता है 7वें मंडल में ऋग्वेद के में, और ये कौन सी नदी के किनारे? परूसनी नदी के किनारे।
क्वेश्चन को यदि और आगे अच्छे से हम क्लियर करें तो वास्तव में ये युद्ध हुआ था दो पुरोहितों की वजह से, एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। तो शुरुआत में जो सुदास राजा है भरत जन का, इसका पुरोहित था कौन? विश्वामित्र। अब इन्होंने क्या किया, उस विश्वामित्र को हटाकर अपना नया पुरोहित किसको बना दिया? वशिष्ठ को। इस बात से विश्वामित्र नाराज हो गया। उसने क्या किया, उसने ये 10 जन को इकट्ठा कर दिया और इनको इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर लिया। इधर वशिष्ठ इसका पुरोहित था। तो दोनों पार्टियों के बीच ये युद्ध हुआ इसको लेकर, और विजय हुई किसकी? भरत जन के मुखिया सुदास की। तो एक तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि दशराग युद्ध कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे या परुशनी नदी के किनारे। और कौन से मंडल में जिक्र आता है? 7वें में। 7वें में ही जिक्र आता है अरिष्टनेमी, जो एक जैन तीर्थकर है, कृष्ण का रिश्तेदार बताया गया है, उसका जिक्र भी इसमें आता है। मैंने अच्छे से क्लियर करवाया है। तो देखो रावी नदी का अच्छे से क्लियर होना चाहिए। परुशनी नदी उस समय बोला जाता था। दासराग युद्ध इसके किनारे पर हुआ है। दूसरा एक है चिनाब। चिनाब को उस समय पर बोलते थे अस्कनी। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अस्कनी चिनाब को बोलते थे। इसके बाद में व्यास, ठीक है, व्यास को बोलते थे विपाशा। व्यास को विपाशा। इसका एक क्वेश्चन है, अभी आगे आएगा, पर मैं एक बार आपका बता देता हूं आपको। सिकंदर, अलेक्जेंडर भारत में कहां से वापस हुआ था या कहां तक आया था? तो सिकंदर देखो भारत में व्यास नदी तक आया था, विपाशा नदी तक आया था, और यहां से आगे बढ़ने से उसकी सेना ने मना कर दी और इस नदी को पार करने से मना कर दिया। तो यहीं से वापस हो गया वो। तो सिकंदर भारत व्यास नदी तक आया था और यहाँ से हरियाणा शुरू माना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी है कि सिकंदर हरियाणा वालों से डरकर भाग गया। ये विपाशा नदी तक, व्यास नदी तक सिकंदर आया था अपने समय में, ठीक है, और यहीं से वो वापस हुआ था। और अच्छे आगे क्लियर करेंगे अच्छे से। इसके बाद में रावी हो गया, चिनाब हो गया, व्यास हो गया। इसके बाद में झेलम, ठीक है, झेलम इसको बोलते थे वितिस्ता। झेलम को वितिस्ता बोलते थे। और वितिस्ता का भी एक बड़ा खास क्वेश्चन है, वितिस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध आगे आएगा। ये भी किस किस के बीच? सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक है। पोरस भारत में था और सिकंदर बाहर से आया था। दोनों के बीच में इस नदी के किनारे युद्ध हुआ था। इसको बोलते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध, वितिस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध। तो दोनों का एक एक क्वेश्चन है। सिकंदर व्यास नदी से वापस हुआ था, और झेलम का युद्ध, वितिस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध सिकंदर और किसके बीच में हुआ है? पोरस के बीच में, ठीक है। इसके बाद में लास्ट नाम है सतलज, ठीक है, सतलज। इसको उस समय पर बोलते थे सतुद्री। सतलज नदी को उस समय पर सतुद्री बोला जाता था। और यहाँ पर एक प्रकार से ये फिरोजपुर है वर्तमान समय में, ठीक है। तो ये देखो पांचों नदियों के 5 वैदिक कालीन नाम है, पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं कि इसका वैदिक कालीन नाम क्या था, इसका क्या था। दूसरा परुशनी के किनारे दासराग युद्ध, व्यास नदी से सिकंदर वापस हुआ, वितिस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध, ये हुआ है सिकंदर और पोरस के बीच। ये ऋग्वैदिक कालीन समय में सप्तसेंधा प्रदेश निवास स्थान था किसका? आर्य लोगों का। तो संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामीण संस्कृति, समय हो गया 1500 से 600, जिसको 2 भागों में बांट दिया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। दूसरा ये एरिया को सप्तसेंधा बोला गया जो शुरू में आकर बसे थे, और आर्य एक भाषा समूह पर जाति के रूप में दिखाया गया है। अब उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में जो लास्ट समय है वो है 600 ईस्वी पूर्व, और कितने से माना गया है? 1000 से, ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व से माना गया है। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने अभी बोला था आपसे कि गंगा नदी का नाम 1 बार आया ऋग्वेद में, यमुना का 3 बार आया है, सिंधु का सबसे ज्यादा बार आया है, सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि शुरुआत में गंगा नदी की ज्यादा जानकारी इन आर्य लोगों को नहीं थी, क्योंकि इनकी सीमा सतलज नदी या जहाँ से यमुना शुरू होती है वहां तक थी इनकी, तो इसलिए नदियों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। पर जब समय आगे बढ़ा उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये सतलज या यमुना नदी का जो इधर का किनारा है इससे भी आगे बढ़ गए, इससे आगे बढ़ गए, और
ये देखो बढ़ते बढ़ते गंगा और यमुना का दोआब इस क्षेत्र में ज्यादा बसे, और इसमें यूपी से आगे बिहार, और बिहार में वर्तमान समय में एक नदी है गंडक। ठीक है, गंडक नदी इनकी लास्ट सीमा थी, पूर्वी छोर था इनका, ये लास्ट सीमा थी इनकी गंडक नदी। और गंडक का भी क्लियर कर लेना, गंडक नदी को उस समय पर बोला जाता था सादा नीरा। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो गंडक नदी को उस समय पर सादा नीरा बोलते थे, रावी को परुषणी बोलते थे, चिनाब को अस्कनी बोलते थे, झेलम को वितिस्ता बोलते थे, और व्यास को विपाशा बोलते थे, सतलज को शतुद्री बोलते थे। ठीक है, तो गंडक नदी उत्तर वैदिक काल में लास्ट सीमा जो बिहार में है, और ऋग्वैदिक काल में इनकी लास्ट सीमा थी यमुना नदी। सतलज नदी से आगे का हिस्सा ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब उत्तर वैदिक काल में वास्तव में क्या है, जो यूपी और बिहार का जो एरिया है, इसमें जो जंगल थे, उन जंगलों को काट कर जलाकर इन्होंने अपने रहने के लिए काम लिया था इन्होंने। तो इसी से संबंधित एक किस्सा आता है, कहानी आती है कि विधेय माधव ने अपने मुंह में आग को लेकर ये यहाँ से जलाना शुरू कर दिया, और ये पूरे जंगल को जलाता चला गया, पर पूरब की तरफ जंगल को जलाता चला गया, पर ये गंडक नदी के पानी को नहीं सुखा सका, इसको नहीं सुखा सका, और यहाँ पर आकर इसकी आग बुझ गई। ये कहानी है। वास्तव में कहानी का तात्पर्य ये है कि इन्होंने यहाँ तक के जंगल साफ कर लिया, अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर लिया, और इनकी उत्तर वैदिक काल में लास्ट सीमा होगी गंडक नदी, जिसको उस समय पर बोलते थे सादा नीरा। ठीक है, ये आपका इसका शुरुआत का अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा मैं बता देता हूं, वो सभ्यता थी कांस्ययुगीन। वो कांसे का इस्तेमाल करते थे जो तांबे और टिन से मिलकर बनता है। ये लोग किसका इस्तेमाल करते थे, लोहे का। लोहा इनकी प्रिय धातु थी, और इसीलिए सभ्यता को बोलते हैं लोहयुगीन। ठीक है, इसको आयरन एरा माना जाता है, उसको ब्रॉन्ज एरा माना जाता है। ये लोहयुगीन सभ्यता बोली जाती है क्योंकि ये लोग ज्यादातर लोहे का इस्तेमाल करते थे। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बताया कि सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं थी। वैसे और भी कई जानवर हैं जिनकी जानकारी नहीं थी, उसमें शेर भी एक नाम है, पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है घोड़े का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पर इन लोगों को सबसे प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा। तो ये दो बहुत बड़े अंतर हैं। उनको घोड़े की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी। ये लोहे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे, प्लस घोड़ा इनको सबसे प्रिय पशु था। और ये भी क्लियर रखना कि आर्य लोग भारत में जो टिक पाए उसका कारण ये दो चीज ही थी, लड़ने के लिए घोड़े का इस्तेमाल प्लस लोहे का इस्तेमाल। ये खेतों को जोतने के लिए, खेती करने के लिए, प्लस लड़ाई में हथियार बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए ये स्थानीय लोगों को हराने में कामयाब हुए। ग्रामीण सभ्यता ये है, वो शहरी थी। इनकी लैंग्वेज संस्कृत है, उनकी लैंग्वेज के बारे में क्लियर नहीं है। उनका समय 2300 से 1750 है, इनका समय 1500 से 600 है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। ये आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब लोहा इनको प्रिय धातु और घोड़ा इनको प्रिय पशु। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर कर लेना। अब आगे का हम क्लियर करते हैं। इसमें अगला टॉपिक है अपना राजनीतिक संस्था या राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है इनका। तो राजनीतिक व्यवस्था में हम इसमें देखें तो एक तो राजनीतिक इकाई, तो जो प्रशासनिक इकाई है, राजनीतिक इकाई है, उसमें देखो सबसे छोटी संस्था होती थी कुल, जो वर्तमान समय में हम अपने कुनबे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुनबा भी बोलते हैं। ये कई परिवारों को मिलकर जो समूह बनता है, अब कबीला इसको बोल सकते हैं। तो कुल, कुनबा, ये इनकी सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। परिवारों का समूह होता था। कुल से बड़ी संस्था थी ग्राम, कई कुलों से मिलकर बनती है ग्राम, और ग्राम का मुखिया होता था ग्रामीणी। ये ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। और ग्राम से बड़ी संस्था है विश्व। ठीक है, और विश्व से बड़ी संस्था है जन। ये इस प्रकार से क्रम था। तो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल, कुल से बड़ी ग्राम, ग्राम से बड़ी विश्व, विश्व से बड़ी जन। कई सारे ग्रामों को मिलकर विश्व बनता है, कई सारे विश्व को मिलकर जन बनता है। और जन वास्तव में एक बड़ा कबीला, ये बड़ा कबीला हम इसको मान सकते हैं जन को। तो ग्रामीणी इसका मुखिया है, ये जरूरी है। अब
इसमें खास है कुल। तो कुल देखो संस्था के बारे में अच्छे से जिक्र आया है अथर्ववेद में। बाकी शुरुआत में कुल शब्द इस्तेमाल होता था, पर जो सांस्कृतिक इस्तेमाल है इसका ये अथर्ववेद के समय में हुआ है। बाकी जन बड़े कबीले का समूह। आगे चलकर क्या हुआ, पहले तो ये यायावर जाति थी, घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, चरागाह की खोज में जाते रहते थे। पशुपालन इनका मेन व्यवसाय था शुरू में, पर उत्तर वैदिक काल में एक जगह पर रहने लग गए ये, तो इसीलिए ये कृषि इनका मेन व्यवसाय हो गया और जन भी एक जगह टिक गए और जन से बन गया उत्तर वैदिक काल में जनपद, जो तहसील के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जनपद वास्तव में कई सारे जन से मिलकर, और जनपद ही जब और बड़े हो गए, अभी उत्तर वैदिक काल के बाद की बात है, जब और बड़े हो गए तो इनको बोलते हैं हम महाजनपद। जो 16 महाजनपदों का जिक्र आया है अगुंतर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है उसमें, प्लस भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है उसमें, तो 16 महाजनपद थे। अब देखो बात ऐसे आगे बढ़ी है, जन से जनपद, जनपद से आगे चलकर और बड़े महाजनपद। अब उनमें भी जो शक्तिशाली था वो मगध था, जिसकी राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र बाद में। वो मगध ने क्या किया, उसने अपने आसपास के महाजनपदों पर कब्जा कर लिया, उनको जीत लिया और वो मगध बन गया एक साम्राज्य। तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य बना है। तो इसकी शुरुआत वास्तव में ये जन से है, ठीक है, वो आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखो एक तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, और ग्राम का मुखिया ग्रामीण याद रखना है। अब एक शब्द इस्तेमाल हुआ ऋग्वेद में, राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र ये देश या राज्य के लिए, राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में आता है देश या राष्ट्र के लिए, और ये इनसे बड़ी संस्था मानी जाती है। पर कोई ये राजनीतिक संस्था उस समय पर हम नहीं बोल सकते इसको, ये वास्तव में देश या राज्य के लिए इस्तेमाल हुआ शब्द है। तो देखो ये तो हो गया प्रशासनिक इकाई का। दूसरी चीज है जाओ अब राजा, ठीक है। तो मैं शुरू से ही आपको एक बात बता रहा हूं कि ये घुमक्कड़ थे, यायावर थे, एक जगह पर नहीं रहते थे, और ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे। लड़ाई का जो मेन बिंदु था वो था जानवर, पशु, क्योंकि शुरुआत में पशुपालन ही इनका मेन व्यवसाय था। और पशुओं में भी जो सबसे बड़ा नाम है वो है गाय। गाय को लेकर युद्ध हुआ करते थे, लड़ाई होती थी, जिसको गवष्टि बोला गया है। गवष्टि का मतलब है गाय के लिए युद्ध, ये गाय के लिए लड़ा करते थे, इसको गवष्टि बोला गया है। अब उस लड़ाई में क्या है, इनको बार बार एक लीडर की जरूरत पड़ती थी, कबीले आपस में लड़ते थे, लीडर की जरूरत पड़ती थी। तो इन्होंने क्या किया, उस लड़ाई के लिए एक स्थायी लीडर बना दिया, उसको नाम दे दिया राजा। तो राजा वास्तव में लड़ाई के समय अपने कबीले का नेतृत्व करता था। और राजा की इतनी पावर नहीं है जितनी हम अब समझ रहे हैं, इतनी पावर इस समय पर नहीं थी है। और इस समय राजा वास्तव में अपने कबीले का मुखिया होता था, ना कि भूमि का मालिक। ये कबीले का मुखिया होता था जो युद्ध के समय अपने कबीले का नेतृत्व करता था। पर इतना जरूरी है कि पद आनुवांशिक हो गया है, मतलब एक ही फैमिली में से बनते थे, उसका बेटा, ये आनुवांशिक ऋग्वैदिक काल में ही हो गया। बाकी इतना कोई शक्तिशाली नहीं था, इतनी ज्यादा शक्ति नहीं थी इसकी। तो जो टैक्स है, जो कर है, वो भी इतना स्थायी नहीं था, वो व्यवस्थित नहीं था। इस समय राजा को जो कर दिया जाता था वो दिया जाता था कौन सा, बलि। अब तुम देखोगे तो देखो अब बलि इस्तेमाल किया जाता है जैसे किसी देवता पर, देवी पर जो जानवर को मार कर चढ़ाते हैं उसको बलि बोलते हैं, भैंसे की बलि, बकरे की बलि। और कई जगह पर मंदिर में जो चढ़ा हुआ होता है उसको भी बलि बोला जाता है। तो वास्तव में ये बलि शब्द यहाँ से आया है। राजा को जो टैक्स दिया जाता था उसको ऋग्वैदिक काल में बलि बोलते थे। बिल्कुल जीके की ABCD है, पर प्लस में ये रखना कि टैक्स कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल था, आपकी मर्जी है, आप दो या नहीं दो, कोई जरूर नहीं था। ऐसा नहीं था कि देना ही देना है। तो इसलिए राजा शक्तिशाली नहीं था, बलि उसको कर दिया जाता था। पर समय के साथ कबीले एक जगह पर बसने लग गए। अब एक जगह पर जब बस गए तो जो जमीन है, जो एरिया है, वो कबीले के मुखिया का मानने लग गए। और इसीलिए उत्तर वैदिक काल में राजा मालिक हो गया किसका, भूमि का। राजा भूमि का मालिक हो गया उत्तर वैदिक काल में। जो ऋग्वैदिक काल में सिर्फ कबीले का मुखिया था, मालिक नहीं था। पर उत्तर वैदिक काल में
कबीले का मुखिया हो गया। अब ये टैक्स भी इसने अपना हक बना लिया, ये भी इसने हक बना लिया। इसके अलावा राज्य दूसरे और कर लगाने लग गया। उनमें देखो एक तो नाम आता है कौन सा, भाग। उत्तर वैदिक काल में भाग एक कर दिया जाता था, प्लस एक दूसरा कर है कौन सा, शुल्क। ठीक है, तो शुल्क और भाग उत्तर वैदिक काल के दो टैक्स हैं, जबकि बलि ऋग्वैदिक काल का कर है, पर ये ऑप्शनल था, ये कंपलसरी नहीं था, ये नहीं था कि देना ही देना है, श्रद्धा अनुसार कोई दे सकता था, पर ये उत्तर वैदिक काल में ये भी कंपलसरी हो गया। इसके अलावा शुल्क एक और आ गया, दूसरा एक और कौन सा आ गया, भाग। तो ये राजा का आप क्लियर रखना अच्छे से, कबीले का मुखिया था शुरू में, बाद में भूमि का मालिक हो गया। दूसरा, राजा को सहायता देने के लिए जो राजनीतिक संस्था होती थी उनमें दो तीन नाम है देखो, एक तो सभा, एक समिति और एक विधत। ये तीन संस्था थी। तो देखो विधत ये सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन जो संस्था थी वो विधत थी, और इसीलिए इसका जो स्वरूप है, ये जो संस्था है ये कबीलाई संस्था थी, बराबरी का सा दर्जा कबीले के हिसाब से संस्था थी। विधत पुराने समय थी, विस्पति इसके मुखिया को बोला जाता था, विस्पति इसके मुखिया को बोलते थे। पर जो समिति है ये होती थी आम जनता की, ठीक है, हमारे तुम्हारे जैसे जो आम लोग थे उनकी संस्था को समिति बोला गया है। राजा को सलाह देने के लिए थी समिति आम जनता की, और सभा होती थी सैभ्रांत लोगों की, कुलीन लोगों की, हाई सोसाइटी की, अपर क्लास की। तो आम जनता की, लोअर क्लास की समिति विधत पुराने समय में थी, प्राचीन काल में इनकी शुरुआत में ये संस्था थी, इसीलिए इसको कबीलाई संस्था बोला गया है। सभा कुलीन वर्ग की, सैभ्रांत लोगों की, हाई सोसाइटी की, ये लोअर सोसाइटी की। अब ये दो समिति खास है इसमें, ये तो खैर शुरुआत की थी, वास्तव में राजा को सलाह देने के लिए थी, राजा को सलाह देने के लिए थी सभा और समिति। सभा होगी सैभ्रांत लोगों की और समिति होगी आम जनता की। अब मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में राजा इतना शक्तिशाली नहीं था, तो जब राजा शक्तिशाली नहीं था तो ये संस्था शक्तिशाली थी जो उसको सलाह देने का काम करती थी। पर उत्तर वैदिक काल में जब राजा शक्तिशाली हो गया तो संस्थाओं की शक्ति क्या होगी, कम होगी। सीधा सा हिसाब है, जब राजा की शक्ति बढ़ेगी तो इनकी कम होगी, और जब राजा की घटेगी तो इनकी बढ़ेगी। और शुरुआत में राजा की कम थी, बाद में राजा की बढ़ गई। तो ये आप इसको इस प्रकार से क्लियर कर सकते हो। विधत इनमें पुरानी है, जो कबीलाई रूप था इसका। अब सभा और समिति, अब उत्तर वैदिक काल में क्या है, इनकी शक्ति घट गई। शक्ति घटने के बाद एक और क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में एक जगह पर लिखा हुआ मिला है कि सभा और समिति दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। बिल्कुल खास क्वेश्चन है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री, प्रजापति एक देवता भी क्लियर करेंगे आगे, तो प्रजापति की दो पुत्री किसमें बताया गया है, अथर्ववेद में। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बाकायदा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सभा और समिति दो संस्था थी, बाद में इनकी पावर कम हुई थी, शुरुआत में ये सलाह देती थी। और विधत मैंने आपको क्लियर करवाया है, ये कबीलाई संस्था थी, ठीक है, ये क्लियर। अब देखो प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र सबसे ऊपर है। इसके बाद में ये हो गया आपका सभा, समिति और विधत। राजा का मैंने बता दिया, शुरुआत में इतनी शक्ति नहीं थी, कबीले का मुखिया था, पर बाद में क्या है, भूमि का मालिक हो गया। इसके बाद में अब राजा का मंत्रिमंडल, राजा की जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, उसमें विशेषकर 12 अधिकारी हुआ करते थे। शुरुआत में तो कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं, पर उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था आ चुकी थी। 12 अधिकारी होते थे, और उन 12 अधिकारियों को क्या बोला गया है, रत्निन या रत्नी, ठीक है, रत्निन या रत्नी। इनकी संख्या 12 थी। ये वास्तव में राजा का मंत्रिमंडल था, राजा का मंत्रिमंडल था। अब 12 में देखो हमारे काम के पुरोहित, सबसे प्रमुख, जो मैंने अभी बताया दासराग युद्ध, पुरोहित के पद को लेकर ही हुआ था ये युद्ध, ठीक है। पुरोहित ये मेन है, सबसे ऊपर था मंत्रिमंडल में। दूसरा ग्रामीणी, ग्राम का मुखिया। एक सेनानी, सेना का मुखिया। और इसके बाद में एक है भागदूत,
ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ये कर संग्रह का काम करता था, इसको वर्तमान समय के हिसाब से बोल सकते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये चार आपको याद रखना है रत्निन। तो चार रत्निन में देखो पुरोहित सबसे प्रमुख है, ग्रामीणी, सेनानी और भागदूत। भागदूत, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, ये मंत्रिमंडल हो गया राजा का। जो रत्निन अधिकारियों को बोला जाता था, इनकी संख्या उस समय पर 12 हुआ करती थी। ठीक है, 12 हुआ करती थी। तो ये तो देखो इनकी राजनीतिक व्यवस्था होगी, राजनीतिक व्यवस्था होगी। अब शुरुआत में तो देखो ऋग्वैदिक काल में तो कोई इतना था नहीं, पर बाद में राजा की शक्ति बढ़ती चली गई। तो देखो जब पावर बढ़ती है तो पाखंड भी बढ़ता है। अब राजा का क्या पाखंड बढ़ गया, उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गए यज्ञ, यज्ञ शुरू हो गए और राजा भी यज्ञ करने लग गया। तो राजा से संबंधित यज्ञों में नाम है देखो, एक तो राजसूय, राजसूय यज्ञ। ये किया जाता था राजा के राज्याभिषेक के समय, जब नया राजा गद्दी पर बैठता था तो जो यज्ञ किया जाता था वो राजसूय यज्ञ बोला जाता था। ठीक है, राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ। दूसरा अश्वमेध, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। ये वास्तव में राजा अपनी सीमा निर्धारित करता था, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था राजा। इसमें क्या करता, राजा एक घोड़ा छोड़ देता था। अब वो घोड़ा जिस एरिया में होकर जाएगा वो एरिया इस राजा का माना जाएगा। यदि कोई उस घोड़े को पकड़ लेता है तो इसका मतलब ये कि उस पकड़ने वाले ने उस राजा को चैलेंज कर दिया है, दोनों पार्टियों के बीच में युद्ध होगा, ये पक्का है। ये अश्वमेध यज्ञ का ऐसा था हिसाब किताब। अब रामायण में भी आपने भी देखा होगा कि जो राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता है उसमें जो घोड़ा छोड़ा जाता है उसके पीछे पीछे राम की सेना होती है और उस घोड़े को पकड़ लेते हैं लव और कुश, जो उसी के बेटे थे राम के ही। अब इसीलिए हनुमान जी जो उस घोड़े के पीछे पीछे सेना के साथ था उनको लड़ाई करनी पड़ी थी लव कुश के साथ में। तो ये अश्वमेध यज्ञ था ये। और अश्वमेध यज्ञ का जो लास्ट एग्जाम्पल है वो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया है। ये लास्ट अश्वमेध यज्ञ भारत में, इसके बाद में कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ है। तो लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया अश्वमेध यज्ञ का। बाकी ये राजा के द्वारा अपना वर्चस्व दिखाने के लिए या अपनी सीमा निर्धारण के लिए यज्ञ किया जाता था, इसको अश्वमेध बोलते हैं। तीसरा अग्निष्टोम, ठीक है, अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ वास्तव में इसमें सोमरस पिया जाता था। सोमरस उस समय की दारू, शराब। तो वास्तव में इसको पार्टी बोल सकते हैं। ये पार्टी होती थी, इसमें सोमरस पिया जाता था। सोम देवता जो सोमरस से संबंधित है, और सोमरस हिमालय में मूजबंत पर्वत पर मिलता था ये। ठीक है, घास से, मूजबंत घास से बनता था। मूजबंत पर्वत हिमालय से सोमरस बना लिया जाता था, उससे तैयार करके अग्निष्टोम यज्ञ इस सोम देवता को खुश करने के लिए किया जाता था। वास्तव में ये शराब पीने से संबंध रखता है। अग्निष्टोम हो गया, अश्वमेध हो गया, राजसूय हो गया। इसके बाद में लास्ट करो वाजपेयी। ठीक है, तो वाजपेयी ये रथ दौड़, रथ दौड़ाए जाते थे। और रथ दौड़ भी कैसी, जिसमें 100% जो साथ वाले होते थे वो राजा को ही विजयी बनाते थे। तो ये पहले से वो था राजा का वर्चस्व दिखाने के लिए, और कुछ नहीं था कि उसी को दिखाना है ऊपर। तो इसीलिए वाजपेयी यज्ञ में हमेशा रथ दौड़ होती थी। और रथ दौड़ में ये भी फिक्स होता था कि किसको जिताना है, राजा को। तो और भी यज्ञ पर हमारे मतलब के ये है राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय मोस्ट इंपोर्टेंट है। अश्वमेध यज्ञ सीमा निर्धारण के लिए, और ये अश्वमेध यज्ञ का लास्ट एग्जाम्पल सवाई जयसिंह है, जयपुर के राजा। अग्निष्टोम सोमरस से संबंधित है, सोम देवता को खुश करने के लिए। वाजपेयी ये रथ दौड़ है, ठीक है, रथ दौड़ है। तो देखो ये राजनीतिक व्यवस्था इनकी क्लियर। इसमें आपके क्वेश्चन खास है, सवार समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको प्रजापति की 2 पुत्री बताया, किसमें, अथर्ववेद में। कुल, ग्राम, विष, जन, ये राजनीतिक इकाई, ये भी अच्छे से याद रखनी है। और बता दूं समिति का जो हेड होता था, जो मुखिया होता था, उसको ईशान बोलते थे। ठीक है, ईशान समिति का जो हेड होता था उसको बोलते थे। 4 प्रकार के यज्ञ क्लियर होने चाहिए। मंत्रिमंडल को रत्निन बोलते थे, संख्या 12 है, जिसमें पुरोहित, ग्रामीणी, सेनानी और भागदूत जो वित्त मंत्री है। कर मैंने 3 बताए। ऋग्वैदिक काल में बलि कंपलसरी नहीं होता था, श्रद्धा अनुसार। बाद में बलि
राजा का अधिकार हो गया, प्लस 2 और नए करों का उल्लेख आता है। एक हो गया कौन सा, भाग, दूसरा हो गया शुल्क। ठीक है, ये राजनीतिक व्यवस्था क्लियर। अब हम क्लियर करते हैं सामाजिक। ठीक है, जो सामाजिक व्यवस्था है इसका क्लियर करवाता हूं मैं। तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहला नाम आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण का मतलब यहाँ पर कोई रंग नहीं है, कोई कलर नहीं है जो वास्तव में वर्तमान समय में होता है। वर्ण का मतलब है यहाँ पर व्यवसाय, काम धंधा। तो वर्ण व्यवस्था में क्या था कि पूरे समाज को 4 वर्णों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया, और हर एक वर्ण का अपना अलग अलग काम, अपना अलग अलग काम। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था थी जो 4 भागों में समाज को बांटा गया है। और समझने की चीज ये कि उस समय पर वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर। ये अच्छे से क्लियर कर लेना, जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर थी। जिसमें एक वो आता है दृष्टांत, उसमें एक ऋषि बोलता है कि मैं खुद कवि हूं, मेरे जो पिताजी हैं वो वैद्य हैं, और मेरी जो माताजी हैं वो काम करती हैं चक्की पीसने का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परिवार एक है पर व्यवसाय क्या है, उनके तीनों के अलग अलग हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई आदमी अपनी मनमर्जी से कोई भी काम धंधा कर सकता था। तो इसीलिए वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर शुरुआत में कर्म के आधार पर थी। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने अच्छे से क्लियर करवाया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में आता है, जिसमें बताया गया कि जो विराट पुरुष है ब्रह्मा, उसके मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य और उसके पैर से शूद्र। तो ब्राह्मण का काम बुद्धि का, और क्षत्रिय का काम है समाज की रक्षा का, और वैश्य का काम है समाज का पेट भरना, उसकी जीविका चलाना, और शूद्र का काम है समाज की सेवा करना। ये सबसे पहला दृष्टांत, सबसे पहला एग्जाम्पल वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी उस वीडियो में अच्छे से बताया है, एक बार फिर से आपको बता दिया। तो वर्ण व्यवस्था शुरू में जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर थी, पर धीरे धीरे इसमें कठोरता आती चली गई, और उत्तर वैदिक काल में ये कर्म के आधार पर ना होकर ये होगी किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। ये जन्म के आधार पर होगी उत्तर वैदिक काल में, और आगे चलकर इसी में से निकली है हमारी कई सारी जातियां। तो वर्ण व्यवस्था का ही अगला स्टेप है जाति व्यवस्था। शुरुआत में कर्म के आधार पर, बाद में जन्म के आधार पर, और शुरुआत में वर्ण वास्तव में 3 ही होते थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य बोला गया तीसरे को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो वैश्य में वैश्य और शूद्र दोनों शामिल थे, पर उत्तर वैदिक काल में इसके दोनों अलग हो गए, वैश्य और शूद्र को अलग अलग मानने लग गए। इसीलिए बाद में कितने हो गए, 4। पुरुष सूक्त में पहली बार जिक्र आता है। दूसरी चीज द्विज, शुरुआत के जो 3 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको बोला गया है द्विज। ठीक है, और द्विज का मतलब है जो उपनयन संस्कार कर सकते थे। जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से उपनयन एक संस्कार है, जिसमें यज्ञोक्ति धारण करते हैं। तो द्विज में शुरुआत के 3 शामिल है, शूद्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये तो हो गया वर्ण व्यवस्था का, अच्छे से क्लियर कर लेना। इसके बाद में पहले भी मैंने इसका बता दिया, दूसरा एक क्वेश्चन है आपका आश्रम, आश्रम व्यवस्था। तो 4 आश्रम बताए गए। वास्तव में हमारे पुराने समय में ऋषि मुनियों ने जो जीवन है इसको कितने साल का माना है, 100 साल का, और 100 साल को बराबर 4 भागों में बांट दिया इसको, कितने कितने के, 25-25 के। ठीक है, शुरुआत को बोला गया ब्रह्मचर्य आश्रम, बचपन से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक। इसमें यह कि जो आदमी है वो पैदा होने के बाद अच्छी पढ़ाई करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, और ये कि अपने समाज के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करेगा। ये ब्रह्मचर्य आश्रम है शुरुआत का। अब 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, इसके बाद में वो शादी कर ले और अपना कौन सा आश्रम शुरू करे, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ये हो गया 25 से 50। अब गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ। वानप्रस्थ से मतलब है
कि एक प्रकार से रिटायर हो गया, वो रिटायर हो गया, पर अपना जो अनुभव है उसका इस्तेमाल करेगा समाज के लिए। इसको वानप्रस्थ आश्रम बोला गया है और ये माना गया 75 तक। अब 75 के बाद में वो बिल्कुल समाज से अलग, सन्यासी आश्रम। शुरुआत में ये भी 3 ही आते हैं पर बाद में 4 में बटा है। तो सन्यासी आश्रम में 75 वर्ष से ऊपर जब व्यक्ति बिल्कुल अपनी मोह माया से समाज से अलग हो जाता है तो इसको बोला गया है आश्रम व्यवस्था। 4 आश्रम, 4 वर्ण। इसके बाद में एक और शब्द है गोत्र, ठीक है। तो देखो गोत्र शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल होता है ऋग्वेद में, ठीक है। गोत्र शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल ऋग्वेद में होता है, पर आया हुआ क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पहले इस्तेमाल होता है, एसएससी में पूछ रखा है। दूसरा क्वेश्चन है गोत्र नामक संस्था। एक सिस्टमेटिक वे में यदि हम बात करें तो गोत्र संस्था के रूप में, जाति के रूप में, कुल के रूप में, वंश के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है उत्तर वैदिक काल में। आज भी गोत्र होते हैं सारी जातियों में। तो देखो गोत्र शब्द का इस्तेमाल यदि पूछा जाए तो ऋग्वैदिक काल में, और गोत्र संस्था की यदि बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में। अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। गोत्र का क्लियर हो गया, वर्ण व्यवस्था का क्लियर हो गया, आश्रम का क्लियर हो गया। इसके बाद में उस समय पर दास होते थे, दास प्रथा थी, और आर्य लोग जब आए तो यहाँ के जो निवासी थे उनको उन्होंने क्या बोला है, दस्यु, ठीक है, दस्यु बोला है। यहाँ के जो लोकल थे उनको दस्यु बोला है, और दास उनको ही इन्होंने बना लिया था। तो दास व्यवस्था उस समय पर थी, दस्यु इनको बोला गया है। गोत्र नामक संस्था थी। इसके बाद में दूसरी चीज, अब इसके अलावा सबसे खास चीज है स्त्री। तो किसी विद्वान ने बोला है कि किसी समाज का यदि आपको स्टैंडर्ड देखना है तो उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है इसका पता कर लो बस। तो ऋग्वैदिक काल में यदि देखा जाए तो हम पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की 1500 से 1000। तो इस समय पर स्त्री की हालत ठीक ठाक थी, अच्छी थी। तो उसमें ये देखो राजनीतिक अधिकार तो थे नहीं, पर फिर भी ये सभा और समिति की जो बैठक हुआ करती थी उनमें हिस्सा ले सकती थी। आया हुआ क्वेश्चन है, राजनीतिक अधिकार नहीं थे पर सभा और समिति की बैठकों में हिस्सा लेती थी। मतलब ये कि राजा तो नहीं बन सकती पर जो बैठक होती थी उनमें हिस्सा ले सकती थी। संपत्ति का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार शुरू से ही नहीं है, ये भी क्लियर रखना। शुरुआत की बात है, पर अचंभे की बात यह है कि ना तो पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा का कहीं पर उल्लेख नहीं आता, ना पर्दा प्रथा, ना दहेज प्रथा। जो आज की बुराई है ये एक भी नहीं थी उस समय, ना दहेज प्रथा, ना पर्दा प्रथा। विधवा विवाह होते थे, यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार था, और वो दूसरी शादी जो होती थी उसमें एक सिस्टम चलता था, उसको बोलते हैं नियोग। नियोग में क्या है, जब किसी स्त्री का पति मर जाए या कहीं बाहर चला जाए तो स्त्री उस पुरुष के नजदीकी रिश्तेदार के साथ सहवास करती थी। किसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। इसको नियोग प्रथा बोला गया है। और इसमें ज्यादातर ये है कि वो उसके देवर के साथ में शादी कर लेती थी अपने पति के मरने के बाद। बाकी नियोग प्रथा की यदि बिल्कुल पूरी डेफिनेशन देखें तो ये है कि किसी पति के मरने के बाद या उसका कहीं चले जाने के बाद में स्त्री उसके नजदीकी रिश्तेदार के साथ सहवास करती थी पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए। इसको नियोग प्रथा बोला गया है। तो दहेज प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं होते थे। देखो कितने अचंभे की बात है, सुलझा हुआ समाज था बिल्कुल, बाल विवाह नहीं होते थे, दहेज प्रथा नहीं थी, और खास चीज ये कि विधवा विवाह होते थे। और समझने की सबसे बड़ी बात ये कि खुद पुत्री को अपना पति चुनने का अधिकार देता था उसका पिता। आज भी नहीं देता पर उस समय देता था, तो अपना पति चुनने का अधिकार था। तो देखो ऋग्वैदिक काल में ले देकर हम माने तो स्त्री की हालत काफी कुछ ठीक थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से क्लियर कर लेना। और शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खुद पढ़ाई करती थी, और 2-4 नाम आते हैं इसमें जो विदुषी हुई है, अच्छी जो ऋषि थी, अच्छी महिलाएं, उनमें नाम है देखो, एक तो लोपामुद्रा, ठीक है, लोपामुद्रा, घोषा और अपाला, और एक विश्वरा।
ये 4 नाम है जो विदुषी थी उस समय की फेमस, अच्छी पढ़ी लिखी ये ऋषि थी महिलाएं। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वारा, ये ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के नाम है जो विदुषी थी उस समय की, अपना अच्छा नाम रखती थी। पढ़ाई लिखाई में तो शिक्षा का अधिकार था, दहेज प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं थे और पति चुनने का अधिकार था, राजनीतिक अधिकार नहीं था, पर फिर भी सवार समिति की बैठकों में हिस्सा लिया करती थी और शिक्षा सबसे खास चीज थी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार नहीं था। अब आ जाओ उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या है कि पाखंड पनपा है और स्त्री की हालत खराब हुई है, स्त्री की हालत खराब हुई है और स्त्री को भी एक प्रकार की बुराई माना गया है। ठीक है, जुआ जो बाजी मानी गई है 2-4, उनमें स्त्री को भी शामिल माना गया है, तो स्त्री को गलत माना गया है उत्तर वैदिक काल में। और पुत्री के जन्म को एक दुख का कारण बताया गया है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और जो संपत्ति का अधिकार पहले नहीं था वो अब भी नहीं था, पर जो शिक्षा लेती थी उसमें भी गिरावट आई। सती प्रथा का भी अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलता है, बाकी इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी, पर यह कन्फर्म है कि स्त्री की हालत उत्तर वैदिक काल में खराब हुई है और पुत्री के जन्म को दुख का एक कारण माना गया है। अथर्ववेद के समय की बात है, उत्तर वैदिक काल में। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि स्त्री की दशा उत्तर वैदिक काल में खराब हुई है, जबकि ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। और ये नियोग प्रथा का अच्छे से क्लियर कर लेना, ये सामाजिक व्यवस्था में 2-4 क्वेश्चन है जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, ये यहाँ तक का कंप्लीट। इससे आगे का क्लियर करते हैं हम बचा हुआ दूसरे वीडियो में।